का मकसद मुझे कत्ल करने का था। तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब, ये जितने भी मेरे ऊपर केसेस हैं, एक केस भी जेन्युइन नहीं है। ये केसेस सिर्फ मुझे अदालतों में यहां से निकाल के कत्ल करने के लिए। इन्होंने अगर मुझे जेल में भी डाला, उधर भी ये कत्ल करेंगे, क्योंकि जो ये बैठे हुए हैं लोग, ये जाती मफादात, यहां अरबों रुपया है, मुल्क से बाहर भी पड़ा हुआ है, यहां आगे इनको पैसा नजर आ रहा है, मुल्क का दिवालिया निकल गया है। ये पैसे बनाने के चक्कर में इनको खतरा ये है कि इमरान खान आ गया तो ये जो हमने इतनी मेहनत से पैसे चोरी किए हैं और जो हमारे बाहर पैसे पड़े और आगे बनने हैं, वो होने नहीं देगा। ये अपने मफादात के लिए करने जा रहे हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान में किस किस्म का इंतशार फैलेगा उसके बाद। इनको कोई फिक्र नहीं है कि दुश्मन भी वो नहीं करना चाहता, इस मुल्क से नहीं करेगा जो ये करना चाहते हैं। अभी तक दुश्मन भी वो नहीं कर सकता था जो जब से इन चोरों को हमारे ऊपर एक एक्स आर्मी चीफ ने मुसल्लत किया, वो दुश्मन भी इतना रिजल्ट नहीं ले सकता था जो आज पाकिस्तान की तबाही की है। अब ये जो अगला फेज है, इमरान खान को कत्ल करने का जो फेज है, इनको फिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, इन्होंने बाहर भाग जाना है, इन्होंने इस मुल्क में नहीं रहना। मुल्क में जब इंतशार आएगा, इनका कोई स्टेक नहीं है, इनको पता है इंतशार आएगा। नवाज शरीफ ने कहा जी महीना लगेगा तो लोग ठीक हो जाएंगे। अगर महीने में मुल्क की तबाही हो गई तो आपको उस नवाज शरीफ को क्या फर्क पड़ेगा? डॉलर्स में पैसे पड़े हैं, सारा टबर बाहर वैसे ही है, बिजनेसेस बाहर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उजरदारी की भी सारा कुछ बाहर पड़ा हुआ है, होटल इससे लिए हुए बेनामी ऑफशोर अकाउंट्स पड़े हैं इनके। इनको तो डॉलर में पाकिस्तान का रुपया गिरे, मुल्क तबाह हो, इनका क्या स्टेक है? स्टेक हमारा है, हमारी तरह के लोगों का, जिनका जीना मरना इस मुल्क पे है। ये जितने भी इस वक्त पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, वो सारों को आज समझना चाहिए कि ये जाके दर है मुल्क। यानी ये मुझे मारने के लिए इसलिए तैयार हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को बचाना है, मुल्क की फिक्र नहीं है। तो मैं अदब से रिक्वेस्ट करता हूं और मैं मजबूर हूं रिक्वेस्ट करने के लिए, आप अगर ये फिल्म देख लें, मुझे ये बताएं कि जब वकीलों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, ये कौन सी वीआईपीज थे जिनको अंदर जाने दिया? और शक्लें देखें इनकी, क्या ये कोई वकील थे? क्या इनका कोई लीगल बैकग्राउंड है? इनका मुझे पता है क्या बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड है जो कि वजीराबाद में पूरा प्लान करके मुझे मारने की कोशिश की गई। तो मैं आज आपसे पहली चीज तो ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप मुझे ये घर से बाहर मैं निकलता हूं, आप मेरी जान खतरे में होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरी जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी थी वो भी इन्होंने, ये जो मुहसन नकवी से घटिया आदमी, ये क्रिमिनल आदमी है। इससे पहले पूछे इसके पास पैसा कितना था, आज अरबोपति बन गया, किधर से पैसा है? जरदारी का बेटा क्या होगा? ये वो लोग हैं जिनका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा, इलेक्शन करवाने नहीं आए, ये खत्म करने आए हैं पीटीआई को या इमरान खान को। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मेरे पास ना कोई सिक्योरिटी है, जो मेरे लोग हैं उनको ये रोक लेते हैं, जो थोड़े से हैं, और वो तो नहीं सिक्योर कर सकते जिस तरह की थ्रेट है, तो मेहरबानी करके मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस में करवाएं। जितने केसेस हैं मैं एक एक का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह मुझे एक्सपोज ना करें। और ये बाल बाल मेरी जान बची है, ये मैं इतने बड़े ट्रैप के अंदर ये मुझे लेके जा रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो एक तो मैंने अपनी आंखों से देखा, उधर से जल्दी से वो आया और उसने कहा निकलो यहां से, ये तो कुछ और गेम बनी हुई है, यहाँ ये जेल की नहीं है, जेल से आके की। तो इसलिए एक तो मैंने ये बात कही। दूसरा, कल से हमारे सारे सीनियर ऑफिस बेरर्स जो हैं पार्टी के, सबके घरों के अंदर अटैक्स हो रहे हैं। जमशेद चीमा और मुसरत उनकी बीवी, उनके घर 3 बजे पुलिस आती है रात के, 2 घंटे उनके घर बैठी रहती, चीजें तोड़ देती है। क्या उनका जुर्म किया? कौन सी, किस तरह आए किसी के घर के अंदर? जिस तरह मेरे घर में आके सारी चीजें चोरी करके ले गए, उनके घर से भी चीजें चोरी करके ले गए। ये है पुलिस का आज इमेज जो ये जो आईजी है और ये जो सीएम है, ये जो कर रहे हैं। बदनाम पुलिस हो रही है, वजह इनकी है, डरा धमका रहे हैं। हर जितने भी सीरीज है उनके बाहर पुलिस खड़ी थी, रात पुलिस पहुंच गई डराने के लिए, धमकाने के लिए। हसान न्याजी, वो बेल लेता है इस्लामाबाद से एंटी टेररिज्म की, उसके ऊपर भी दहशतगर्दी, वो बेल लेके बाहर निकलता है, वीगा में उसको उठा के ले जाते हैं, एबडक्ट करके ले जाते हैं। कौन से कानून के तहत? अली अमीन यहां से जा रहा होता है कल रात वापस, चेक पॉइंट पर उसकी गोलियों, पूरी पुलिस खड़ी होती, गोलियां चल जाती है उसकी गाड़ी के ऊपर, और फिर वही कि पहले उसके ऊपर गोली और पुलिस कहती है हमें इससे गोलियां चलाई। वो जिस तरह उसको जिले शाह को जिस तरह बेदर्दी से तशद्दुद करके मारा बेचारे को गया और मर्डर केस मेरे पे डाल दिया, वो यहां से कोई गैर कानूनी तौर पे मेरे घर के दरवाजे तोड़ के यहां घुसे, और यहां की जी क्लैशनिकोव्स मिल गई हैं, तो उनको पता नहीं क्या मिल गया, और पता नहीं कोई प्लास्टिक बोतल के अंदर पेट्रोल बॉम्ब मिला है। ये इनको जिस तरह अल्लाह इनके झूठ एक्सपोज करता है, यानी इनको शर्म भी नहीं है कि इस तरह की चीजें मेरे घर पे डाल दी, बजाय गैर कानूनी मुजरिम पेशा लोग इस घर में आके सब कुछ तोड़। बेचारे कमजोर से नौजवानों, नौकरों को उठा के ले गए, नौकरों को मारा इन्होंने। वो बेचारा खनसामा
सफीर, वो बेचारा सूखा साथ, उसको डंडे मार के उठा के ले गए। ये कौन सा कानून है? सारी जगह जिधर से हम सुनते हैं कि जी कोई बाहर आ गए, या पंजाब में तो उन्होंने पूरी एक हरासा फैलाया हुआ। इनसे फैसला किया कि हमने मीनार पाकिस्तान में जलसा करना है। अब पता चला जी कल अदालत फैसला करेगी। हमें कहा कि हाँ बुध को आप कर सकते हैं, अब कल पे चला गया और वहां पूरा स्टेज सेटअप करना है, सिर्फ इसलिए कि किसी ना किसी तरह इनका कैंपेन भी रोकी जाए, ये इलेक्शन ना कर सके, इनके लोग भाग जाएं, सीनियर लोगों को डरा दें। तो पहले तो मैं अपनी अदलिया देखे, हमें होप सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया से हमारी ह्यूमन राइट्स की हिफाजत करें। लेकिन मैं आज से सारे हम इन सब सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, जिस तरह का इन्होंने जुल्म और तशद्दुद किया लोगों पे, हम सारे सबूत इकट्ठे करके ये सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को आज हम भिजवा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को अप्रोच कर रहे हैं। मैं सारे जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैप्टर्स हैं, आप सारे वहां जाके पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं मुकामी, सबको बताएं कि ह्यूमन राइट्स जिस तरह की वायलेशंस आज पाकिस्तान में हो रही हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं। हमारी जमहूरियत को कत्ल किया जा रहा है, किसी को आइन की फिक्र नहीं है। अभी तक जो इलेक्शन करवाना था, मुझे बताएं 30 अप्रैल को इलेक्शन है, तो यहां तो कोई इलेक्शन की फजा ही नहीं बनने दे रहा है। पहले हमारी रैलीज के ऊपर अटैक कर दिया जो पहली दिन थी, उसके ऊपर उन्होंने जिले शाह बेचारे शहीद हुआ, कितने वर्कर्स को मारा, और अब फिर जो जलसा करना था अपने उसके ऊपर वो परमिशन नहीं दे रहा है। तो यहां तो जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, आइन का कत्ल हो रहा है। हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को फिर से मैं कह रहा हूं आज अप्रोच करेंगे, फॉरेन कैपिटल्स को अप्रोच करेंगे, अपने पीटीआई के जो चैप्टर्स हैं दुनिया के अंदर उनके जरिए, और उसके अलावा हम अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस आपके सामने जो वायलेशंस हो रही हैं इस मुल्क के अंदर, कोई यहां कानून नहीं रह गया, जंगल का कानून है, माइट इज राइट, उसके मुताबिक इस वक्त यहां हर किस्म का हरासा खौफ फैलाया जा रहा है। उसके बाद एक और कोशिश क्या हो रही है कि यहां हमारे एक तकसीम करने की कोशिश हो रही है। पहले तो जो यहां हमारे वर्कर्स पश्तून जो भी हमारे साथ आए हुए थे, उनको तालिबान डिक्लेयर करने की कोशिश की है कि जी ये कोई दहशतगर्द है, उनको दहशतगर्द बनाने की कोशिश की है। इंतशार फैला रहे हैं कि सारे हमारे रिएक्ट कर रहे हैं जितने पश्तून हैं। किसी को अभी कहा कि जी दीर में एक तालिबान यहां पहुंचा हुआ था, उसकी दीर से स्टेटमेंट आई है कि मैं ना तालिबान थी, मैं उधर दीर में बैठा हूं, मैं कभी जुबान पाक ही नहीं गया। इस तरह की चीजें हो रही है, डिस इंफॉर्मेशन। इनकी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं और हम दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं, और ये जो झूठों की मलका है उसकी तरफ से ये बार बार आ रहा है, क्योंकि वो तो ऐसे फिर रही है जैसे पाकिस्तान उसकी कोई जागीर है, कोई कानून से वो ऊपर है, वो हुक्म कर रही है कि ये करो, उसको पकड़ो, उसको माफ कर दो, मेरा बाप नेल्सन मंडेला है उसके सारे केसेस खत्म कर दो। यानी उसको तो कोई इशू ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर कोई आइन और कानून भी है। ये जो तकसीम करने की कोशिश है, इंतशार फैलाने की कोशिश है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे किसी ना किसी तरह इलेक्शन में से निकलना है। अगर किसी पार्टी, कोई पार्टी इस मुल्क में आज इंतशार नहीं चाहती, वो तहरीक इंसाफ है, क्योंकि हम इलेक्शन चाहते हैं। जो इलेक्शन चाहेगा वो क्यों मुल्क के अंदर इंतशार चाहेगा? जो सारे रास्ते में कल सैटरडे को इस्लामाबाद जो हमारे ऊपर उन्होंने किया, जिस तरह के रबर बुलेट्स और ये जो टीयर गैसें की, जब कोई कुछ नहीं कर रहा था, पूरा मन चले जा रहे थे। इश्तियाल फैलाने की कोशिश है, किसी तरह इंतशार फैले, लोगों को जोश आए, वो वापस रिटेलिएट करें। कोशिश सिर्फ ये है। यहां भी आके ये जो इन्होंने घर पे किया है, द्वार तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया, चीजें लूट के ले गए, क्या इससे लोग जो देख रहे थे उनके ऊपर क्या गुजरी होगी? सारों को गुस्सा तो है। मैं बार बार लोगों को कहता जा रहा हूं कि हमने किसी किस्म की वायलेंस में नहीं, हमने किसी किस्म का हथियार नहीं उठाना। हमने कभी कोशिश करनी है कि हम पुरअमन रहे। क्यों? क्योंकि हम तो इलेक्शन से आ रहे हैं, जो इलेक्शन से भाग रहे हैं वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये वाजे करना चाहता हूं, पहले ये जो इंतजार की बात है ये मैं क्लियर कर दूं। तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं चाहता, वो इलेक्शन चाहता है, वो इस मुल्क में तसादम नहीं चाहता। और दूसरी चीज जो तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, हमेशा ये जो जाती मफादात के लिए पॉलिटिशियंस आते हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि इंसानों को तकसीम करके, नफरतें फैला के, और फिर हम वोट इकट्ठे करें। ये बड़ा पुराना तरीका है। ये जो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने किया, क्या किया? इंसानों को तकसीम कर दिया, उसने हिंदू नेशनलिज्म को उठा दिया कि आप बहुत कोई अजीम कौम है, बाकी की वजह से हम ऊपर नहीं जा सके, तो वो सारा नफरतें फैला के उसकी पावर बढ़ गई है। यही कराची में किया गया था, इंतशार फैला के, डिवाइड करके कि जी बड़ा जुल्म है, बाकी कौमें रहती थी या कराची में, उनके खिलाफ नफरत फैला दी, कराची तबाह हो गया। आज भी यही कोशिश हो रही है कि किसी तरह वोट लेने के लिए मुल्क तकसीम हो, लड़ाई के पंजाबी पठान को या किसी को किसी के साथ, सिर्फ ये कोशिश है। जबकि मुल्क की जरूरत है कि हम सब इकट्ठे होकर एक कौम बन के, इतना बड़ा क्राइसिस है, मुल्क को तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया, हम सब मिलकर इसमें से निकले।
اور آخر میں ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنا سامنا کروایا جائے, ہمارا آپس میں لڑائی کروائی جائے. یہ بھی پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے, کیونکہ وہ پھر سے الیکشن تو یہ اب جیت ہی نہیں سکتے. جب الیکشن نہیں جیت سکتے تو کچھ تو کرنا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف ختم کرو, یہ تو کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا پاکستانی فوج کو ان کے اوپر چھوڑو, اس کو ان کے خلاف کرو. میں یہ واضح کر دوں, فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے. میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بستر اٹھا کے اتنے بیگز لے کے میں نے باہر نہیں بھاگنا, میں نے یہی مرنا ہے. اور جو آدمی اس ملک میں پتا ہو کہ اس کی جان خطرے میں, اس کے باوجود وہ جاتا ہے اسلام آباد کی عدالت میں. پتا تھا کہ 1.5 مہینے سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے پر واردات کریں گے, اس کے باوجود میں جاتا تھا سارے اپنے جو لانگ مارچ میں کھلے پبلک میں جاتا تھا. موت کا خوف نہیں ہے اس کو اپنے ملک کا خوف ہے. اس وقت مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے صرف ذاتی انٹرسٹ ہے, یہ سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ. ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے. اس ملک کو تباہ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک فیڈرل پارٹی جو ملک کو اکٹھا کر سکتی ہے اس کے سربراہ کو قتل کر دو. یہ کوشش ہے, اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو ورغلائیں ہمارے خلاف کہ جی دیکھیں وہ کر دیا, سوشل میڈیا پہ یہ کر دیا. سوشل میڈیا کو سمجھ رہے سب, کسی کا کنٹرول نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. جب امپورٹڈ حکومت نامنظور جو چلا وہ سارے ٹویٹر کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. کیا ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں کہ اتنی زیادہ ہم ٹویٹ کر سکتے تھے؟ یہ پبلک کی دل کی آواز تھی. جو سوشل میڈیا ہے یہ سب سے بڑا ایک ڈیموکریسی کا ایک نئی چیز آ گئی ہے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز آ گئی ہے. جو یہ نہیں سمجھتا وہ کہے گی جی اس کے کہنے پہ کر ہے, کوئی کسی کے کہنے پہ کچھ کر سکتا ہے؟ لوگ اپنی اب آواز بلند کر سکتے ہیں, لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں. اور جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ان کو تو خوف ہی اب کوئی نہیں ہے, ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتی. ایف آئی اے آ کے اور رات کو بند کر کے ان کو کمروں میں مارے, وہ تو بول سکتے ہیں. تو یہ آواز سنیں لوگوں کی, بجائے یہ کہ جی تحریک انصاف کچھ کر رہی ہے, کوئی غلط کام کر رہی ہے. وہ انگریزی میں لفظ ہے اسمیل دا کافی. دیکھیں کدھر جا رہا ہے ملک, لوگ کدھر جا رہے ہیں. اور یہ مینار پاکستان یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جلسہ نہ ہو. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں آج چیلنج کرتا ہوں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی پبلک نکلے گی مینار پاکستان. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قوم کھڑی کدھر ہے. آپ کو لوگ اب جو بھی رکاوٹیں کریں گے وہ آئیں گے لوگ, کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ملک سے کیا ہو رہا ہے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں. جو سمجھتا ہے کہ پبلک جانور ہے, بھیڑ بکری ہیں, اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے. ابراہیم لنکن کی ایک سب سے بڑی صحیح ہے, بڑا دانشور تھا, پریزیڈنٹ بھی تھا. اس نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے ساری قوم کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اور سارا وقت تھوڑے سے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں, لیکن سارا وقت ساری قوم کو آج تک کوئی بے وقوف نہیں بنا سکا. اور اوپر سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اتنا زیادہ شعور ہے جو کبھی ان ساری تاریخ میں کبھی نہیں تھا. تو میں پھر سے کہتا ہوں, ملک کی خاطر یہ جو راستے پہ نکل گئے ہیں, خدا کے واسطے ہوش کریں. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ اس ملک کی تباہی کا راستہ ہے. اس کا صرف, پھر سے میں کہتا ہوں, ہم کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے, کسی کی مدد نہیں مانگ رہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن لے کے آئیں تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور اس کے بعد معاشی سٹیبلٹی آئے, معیشت کو اٹھائیں. اس کے بعد جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, کوئی آج اس جو معیشت تیزی سے زمین میں گھسی چکی ہے. اور شرمناک بات یہ ہے کہ سینٹ میں کھڑا ہو کے اسحاق ڈار کہتا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام کو کیپ کرو, یا جو میں نے مسائل پروگرام کو. یعنی اس سے خطرناک بات کیا ہے؟ میں نے بلکہ تقریباً 10 مہینے پہلے میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا جب ایک قوم کا دیوالیہ نکل جاتا ہے تو اس کی نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اگر قوم کا دیوالیہ نکلے گا تو اس کا اگلا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز ہوں گے. جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ڈسارم کیا جائے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرف یہ اب بات چیت شروع ہو گئی کہ ہمارا دیوالیہ نکل گیا, اب آئی ایم ایف تب مدد کرے گی اگر ہم یہ کریں, یعنی ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز کریں. تو اس لیے میں آخر میں پھر سے اپنے چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو میرے سے ہوا جوڈیشل کمپلیکس میں, یہ مجھے مارنے کی سازش تھی, یہ ٹریپ تھا. جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے نامعلوم افراد کون ہیں, آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ پلان ان کا کیا تھا. جیل میں نہیں تھا, جیل بھی پلان تھا, لیکن مارنے کا پلان تھا. اور اسی طرح اگر مجھے ایکسپوز کرتے رہیں گے تو یہ زیادہ دیر نہیں ہے, کبھی نہ کبھی تو یہ کامیاب ہو جائیں گے. کون ذمہ دار ہوگا اس کا کہ اگر جو میرے اوپر قتل کیا, گولیاں چلائی, اس کا تو ہو رہا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے, وہ تو عدالت میں نہیں جاتا. اور میرا جس نے مارنے کی کوشش کی وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر اس کو لے کے جا رہے ہیں, سارا وقت اتنے سفر کر رہے ہیں, پبلک میں ایکسپوزڈ ہے. تو میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا
کہ مجھے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر لیں. مجھے کوئی چیز چھپانے کی نہ میں آج تک کسی عدالت سے گھبراتا ہوں، نہ میری کوئی کمر میں درد ہوگی. میں ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ایک وہ کریں، اور ایک یہ جو ہیومن رائٹس، جس طرح ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، ہمارے پاس صرف فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا آئین اور ہمارا سپریم کورٹ ہے. شکریہ. پاکستان زندہ باد.